वेलकम बैक टू माय चैनल कैम्फ्लाई। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ये किसके लिए पढ़ा, ये क्यों पढ़ा, जिससे बोर्स थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ था। हमने वो दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के फेलियर के बाद हम आगे पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। और ये कैसे डेवलप हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं जो मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगी पॉइंट बाय पॉइंट। आप ध्यान से इसको स्टडी करना, ठीक है। और ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला जो पोस्टुलेट है क्या है वो, The electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path. These paths are called orbit, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करता है, किसके अराउंड, अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये है हमारा अगर न्यूक्लियस, ये रेड वाला एरिया, ठीक है। तो इसके चारों तरफ जो ये सर्कुलर पाथ है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये बहुत सारे सर्कुलर पाथ हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इस जो सर्कुलर पाथ हैं ये फिक्स्ड है और इनका एक फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। तो इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये सब ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। ये जो व्हाइट वाले जो राउंड राउंड हैं ये सब सर्कुलर पाथ जो हैं ये सब ऑर्बिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इसमें क्या कहा गया है, ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट है इनको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं इनको नंबरिंग किया गया है, क्या एन, इसको हम एन ऑर्बिट को डिनोट करते हैं एन से। तो एन इज इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, ऐसे करके इसको नंबरिंग किया गया है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो ऑर्बिट है ये वाला, जहाँ पे ये के लिखा हुआ है, के मीन्स क्या है, इफ एन इज इक्वल टू 1, इसको हम के सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम आगे जाके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, ये जो है ये ऑर्बिट को नंबर से डिनोट किया गया है, ठीक है। एन इक्वल टू 1 तो यहाँ पे के लिखा गया है, एन इक्वल टू 2 ये सेकेंड वाला जो ऑर्बिट है यहाँ पे एल लिखा गया है, एन इक्वल टू 3 ये जो थर्ड वाला ऑर्बिट है यहाँ पे लिखा गया है एम, ठीक है। तो ये सब इंटीग्रल नंबर हैं जिससे हम एक स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्स ने क्या कहा, ये जितने भी जो ऑर्बिट हैं इनके एक फिक्स्ड रेडियस है और एक फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है, ये वाला जो ऑर्बिट का रेडियस है, इससे सेकेंड वाला ऑर्बिट का जो रेडियस है डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये वाला जो ऑर्बिट है ये साइज में छोटा है, उसके बाद वाला जो ऑर्बिट है थोड़ा बड़ा है, उसके बाद वाला जो ऑर्बिट है ये थोड़ा और बड़ा है। तो रेडियस क्या है, न्यूक्लियस से ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वहाँ का डिस्टेंस, ये वाले ऑर्बिट से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है ये थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बोलेंगे हम। सेकेंड ऑर्बिट से जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है इसको हम सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो सब ऑर्बिट का एक फिक्स्ड रेडियस है। तो रेडियस को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए नॉट, ठीक है। तो आर एन जो है, ये आर जो है ये रेडियस है, ये आर क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। और ये एन जो है ये nth ऑर्बिट, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो सबसे पहले ऑर्बिट के लिए अगर हम रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पे r1 लिखेंगे, ठीक है। तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। तो ये जो ए नॉट है ये क्या है, ये ए नॉट का वैल्यू क्या है, 52.9 पिकोमीटर, ठीक है।
तो अगर हम सबसे पहला जो n इक्वल टू 1 वो वाले जो रेडियस, वो वाला जो ऑर्बिट है, उसके लिए अगर हम रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा, ये r1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 52.9 pm। तो ये कितना आएगा 52.9 pm, ये इतना आएगा। तो ये जो सबसे पहला ऑर्बिट, इसका जो रेडियस है, इसको कहा जाता है बोर्स रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं, बोर्स रेडियस। इफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 52.9 pm। ठीक है, तो ऐसे करके हम सब ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ पे r1, r2, r3 ऐसे कर करके सारे जो ऑर्बिट का है उसका रेडियस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोस्टुलेट अच्छे से समझ आया, जिसमें हम रेडियस निकाल रहे हैं इच ऑर्बिट का। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्स ने और क्या कहा, जितने भी ऑर्बिट हैं उनके तो एक फिक्स्ड रेडियस है, और एक क्या फिक्स्ड है, प्रीवियस में क्या कहा, और एक क्या फिक्स्ड है, एनर्जी फिक्स्ड है। तो अब हम निकालेंगे इच जो ऑर्बिट है वो सब ऑर्बिट का हम एनर्जी देखेंगे क्या है। तो एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, सबका जो एनर्जी है इच स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो किस फॉर्मूला से डिनोट होता है, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो ई एन जो है, ये ई क्या है, ये एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये n यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, ये आर एच क्या है, प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था आर एच क्या है, आर एच रिजबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, आर एच क्या है, रिजबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या कहा था मैंने, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ठीक है, ये है रिजबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आर एच की जगह। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो सबसे पहला ऑर्बिट के लिए, अगर ग्राउंड स्टेट सबसे पहला ऑर्बिट के लिए अगर हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 1/n स्क्वायर। n इक्वल टू कितना है, 1 है, हम सबसे पहला ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ठीक है, तो ये आ गया सबसे पहला ऑर्बिट के लिए एनर्जी। ठीक है, ऐसे अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो ये जो 1 का स्क्वायर है यहाँ पे हम करेंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब चीज सेम ही रहेगा, ये इतना जूल है। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल लेते हैं एनर्जी। ठीक है, अगर हम अगर हम, ये तो हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हमने निकाल लिया एनर्जी इतना। तो अगर हम कोई और स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे गए, जैसे लिथियम हुआ, या फिर वहाँ पे अगर Li+ या फिर Li2+, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, He+, जैसे He+, Li2+, ये सब क्या है, ये जो है ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसके लिए अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, Z²। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे Z²। Z इक्वल टू क्या है, एटॉमिक नंबर। तो जो भी स्पीसीज का हम एनर्जी देखेंगे वहां पे हम उसका एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करके। ठीक है, तो ऐसे करके हम एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये वाला पोस्टुलेट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, इस सब के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाना चाहता है, हो सकता है ऐसे इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जा सकता है, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आ सकता है।
जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे ये जो सारे हैं ये ऑर्बिट्स हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है और उसको यहाँ पे जाना है लोअर ऑर्बिट पे, और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और उसको जाना है हायर ऑर्बिट पे, ठीक है। तो ये मैंने दो एग्जांपल दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हायर से लोअर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। तो हायर से जब लोअर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, एनर्जी क्या करेगा, एच न्यू एमिट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कोई लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जा रहा है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही लोअर से हायर में आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तो दो कॉन्सेप्ट हमें समझ आया कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई फिक्स्ड स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहता है तो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। अगर वो लोअर से हायर में गया, लोअर स्टेशनरी स्टेट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर में जाएगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और हायर एनर्जी स्टेट से अगर वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा। तो ये जो एनर्जी है, ये कैसे, इसका ये जो चेंज इन एनर्जी है इसको हम डिनोट करते हैं डेल ई में। तो क्या आएगा, ये E2 माइनस E1। डेल ई इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1, ठीक है। तो यहाँ पे E2 ये हायर एनर्जी लेवल, ये है लोअर एनर्जी लेवल, तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू होगा E2 माइनस E1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है और एमिट, मतलब जो भी एब्जॉर्ब और एमिट कर रहा है, उसका अगर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो प्लैंक ने हमें क्या कहा था, प्लैंक ने हमें क्या कहा था, E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है। E इक्वल टू क्या होगा, एच इंटू न्यू, ठीक है, ये प्लैंक के हिसाब से है। तो डेल ई फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, एनर्जी बाय एच, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, एनर्जी बाय एच। यहाँ अगर हम डेल्टा ई लेंगे तो क्या हुआ, ये डेल्टा ई बाय एच निकलेगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्ब और एमिट। तो डेल्टा ई का वैल्यू क्या है, E2 माइनस E1 है, प्रीवियस हमने देखा, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच। तो एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। तो इसमें क्या कहा कि ये जो फ्रीक्वेंसी, जितना भी रेडिएशन का एब्जॉर्ब हो रहा है और एमिट हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहा गया है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। नेक्स्ट पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो यहाँ पे ये जो m है, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये चारों ओर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ये वो वेलोसिटी को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। r क्या है, रेडियस है, जोन सा भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट का रेडियस यहाँ पे हम कंसिडर किए हैं r, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, NH/2π, क्या है, NH/2π। तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2π। n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, 1 2 3 रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्वांटाइज्ड है। जितने भी एंगुलर मोमेंटम हम कंसिडर कर रहे हैं वो सब क्या होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये जो NH/2π हम कर रहे हैं, ये h/2π सब क्या है, n का मल्टीपल है। तो n क्या है, 1 2 3 है। तो ये जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इसी को हम कंसिडर करेंगे एंगुलर मोमेंटम के लिए। इलेक्ट्रॉन बस उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो सकता है। सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए क्वांटाइज्ड बोलते हैं। और उसी ऑर्बिट से और एक क्वांटाइज्ड ऑर्बिट जहाँ पे क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम है, उसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है, ठीक है।
तो ये जो था ये बोर्स का 5 पोस्टुलेट था, 5-6 पोस्टुलेट जितने भी हमने पढ़े, जिसमें हमको बोर्स एटॉमिक मॉडल में एनर्जी लेवल और ऑर्बिट क्या है उसके बारे में कहा गया, ऑर्बिट का जो रेडियस उसके बारे में बताया गया, उसका जो एनर्जी है उसके बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन कैसे एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करता है और कैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा, और एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो बोर्स ने इतने सब चीज़ों के बारे में हमें बताया। लेकिन अब क्या बोर्स ने जितने भी बताए क्या ये सब पे अप्लाई होता है या नहीं होता, या बोर्स ने बस कुछ ही लिमिट, इस इनके एटॉमिक मॉडल में भी कुछ कुछ लिमिटेशन थे, वो हम देखते हैं। तो बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें भी लिमिटेशन थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है यहाँ पे, सबसे पहला जो लिमिटेशन है इसमें क्या कहा गया, ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। यहाँ पे क्या कहा गया, ये बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है ये बस हाइड्रोजन के लिए तो है, जैसे हमने बोर्स ने बहुत अच्छे से बताया सिंगल इलेक्ट्रॉन किस स्पीसीज के बारे में, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिट में है, कैसे जा रहा है, कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, ये सब के बारे में बहुत ही अच्छे से हमें बताया। और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या क्या कौन कौन सा एटम, जैसे हीलियम प्लस हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन, Li2+ हुआ इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम 3+ हुआ ये सब में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये सब में ही बस बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होता है। अगर कोई स्पीसीज में मल्टी इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 1, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ पे कैसे होगा, वहाँ पे वो लाइंस कैसे जनरेट होंगे, स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट होगा, ये सब के बारे में हमें बोर्स ने कुछ नहीं बताया। तो ये लिमिट, इसका लिमिट कहाँ तक था, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के बारे में ही बताया। आगे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बात जहाँ पे आता है वहाँ पे बोर्स ने हमें कुछ नहीं बताया। ठीक है, सेकेंड जो लिमिटेशन है उसमें क्या कहा गया, फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टार्क एंड जीमन इफेक्ट। ये स्टार्क इफेक्ट क्या है और ये जीमन क्या है देखते हैं। तो बोर्स ने जो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, अगर वो स्पेक्ट्रा लाइन कोई मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं और या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उस स्पेक्ट्रा लाइन में क्या चेंजेस होंगे, कैसे स्प्लिट करेगा, उसके बारे में नहीं बताया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होता है तो उसको हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होता है उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर जीमन इफेक्ट देखेंगे तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रा लाइन में कैसे स्प्लिटिंग होता है उसके बारे में नहीं बताया, जो कि जीमन इफेक्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रा लाइन का स्प्लिटिंग कैसे होता है उसके बारे में भी हमें नहीं बताया, जो कि स्टार्क इफेक्ट है। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन क्या है, बोर्स ने हमें इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने ओनली पार्टिकल नेचर के बारे में बताया कि पार्टिकल नेचर में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका कुछ मास है, सम वेलोसिटी है, एक एंगुलर मोमेंटम में वो मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल नेचर के बारे में बहुत ही अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये जो वेव नेचर है इसके बारे में नहीं बताया बोर्स ने, तो क्या होता है यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल एक टाइप का फेलियर होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि बहुत ही अच्छे से वेव कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। ठीक है, एक एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स जो डुअल बिहेवियर के बारे में बताता है हमें। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में तो हमने पढ़ा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ा कि वो पार्टिकल की तरह, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कैसे वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो हमने देखा। तो यहाँ पे दो ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसके वजह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डेवलपमेंट हुआ था। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जो कि डी ब्रोई इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा जो था वो था हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट थे ये रेस्पॉन्सिबल हैं किस लिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। तो ये दोनों को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी ब्रोई इक्वेशन। ठीक है, तो डी ब्रोई इक्वेशन में डी ब्रोई ने क्या कहा
कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके डुअल नेचर हैं, ठीक है। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या है, इनके डुअल नेचर हैं, ठीक है। तो पहला जो नेचर है वो क्या है, पहला जो नेचर है वो है पार्टिकल नेचर, और सेकंड जो है वो है वेव कैरेक्टर, ठीक है। एक पार्टिकल कैरेक्टर है और एक वेव कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, पार्टिकल नेचर के बारे में, लेकिन यहाँ पे डी ब्रोइग ने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है। तो ऐसे कैसे है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, तो इसको जानने के लिए हम पहले डी ब्रोई इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो डी ब्रोई इक्वेशन के हिसाब से क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम बी। तो यहाँ पे लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है वेवलेंथ, ठीक है, लैम्बडा वेवलेंथ है। एच जो है ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। एम जो है ये मास है, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और वी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम बी, इस इक्वेशन में हमें क्या पता चलता है, एक पार्टिकल का वेवलेंथ, ठीक है। तो उसका वेव कैरेक्टर है तभी हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे एक मान लो एक बॉल है, ठीक है, उसका मास अराउंड 1 kg है, ठीक है। एक बॉल है जिसका मास है, ये एक बॉल है जिसका मास है 1 kg, ठीक है। इसको मैं थ्रो करूंगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे वेव कैरेक्टर तो नहीं है, ये कैसा मजाक है, वेव कैरेक्टर तो हमें नहीं दिख रहा है। तो डी ब्रोई इक्वेशन के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास यहाँ पे, ठीक है। अगर मास बहुत ज्यादा है तो वहां पे वेवलेंथ बहुत कम हुआ। अगर मास 1 kg है, एक बॉल का मास 1 kg है, तो वहां पे वेवलेंथ कितना है, बहुत ही कम है। तो वेवलेंथ अगर बहुत कम है तो वेव नेचर हम वहां डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक पीस ऑफ पेपर, अगर एक पतला सा पेपर को हम थ्रो करेंगे तो क्या होगा, पेपर का मास बहुत ही कम है, तो वो हमें वहां पे थोड़ा हमें वेव कैरेक्टर दिखेगा, ठीक है, वेवलेंथ वहां पे कम होगा। लेकिन जब बात इलेक्ट्रॉन का आता है, जहां पे बात इलेक्ट्रॉन का आता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो और ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल मास है, तो वहां पे लैम्बडा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ मास के साथ। तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, मास नेग्लिजिबल है, मास क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो वहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो हमें वहां पे वेव कैरेक्टर शो होता है। तो डी ब्रोई ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के दो नेचर हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो अगर ये दोनों नेचर हैं, तो अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो हमने देखा था ओनली पार्टिकल नेचर देखा था, वहां पे तो वेव नेचर हमने कंसीडर ही नहीं किया। तो एक हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या है, वहां पे लिमिटेशन आ गया कि नहीं, ये वेव नेचर के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताते, ठीक है। तो ये था डी ब्रोई इक्वेशन। तो इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं, जहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डी ब्रोई इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम बी, है ना। तो एच जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या है, प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये है, ठीक है। मास क्या है, 0.1 kg, kg में दिया गया है मास, ठीक है, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये अगर हम देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था जो कि है हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हिजनबर्ग ने यहाँ पे क्या कहा, जैसे डिब्रॉय ने तो बता दिया कि नहीं इलेक्ट्रॉन के दो नेचर है, एक वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है। तो अभी क्वेश्चन आता है क्या हम एक ही टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन्स का वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर मेजर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो ये किसने बताया हमें? हिजनबर्ग ने बताया। हिजनबर्ग ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन के जो वेव नेचर और मोमेंटम जो पार्टिकल मतलब वेलोसिटी है, ठीक है, पोजीशन और वेलोसिटी, ये दोनों को हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। मोमेंटम और पोजीशन हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसका पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई जगह पे कांस्टेंट है, खड़ा है, तो उसका मोमेंटम हम कैसे दिखेंगे? तो यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी आता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी रहता है जहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम जो है वेलोसिटी, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एक ही टाइम पे। कंडीशन क्या है? एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक ही साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आता है जहाँ पे लिखा गया है डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेल एक्स है ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डेल पी एक्स है ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये दोनों को का अगर हम प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे तो वहां पे अनसर्टेनिटी क्या आता है? एच बाय 4 पाई, उससे इतना मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू इतना अनसर्टेनिटी आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन के हिसाब से डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। सेम यहाँ पे एच क्या है? वही प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। एच क्या है? वही प्लैंक कांस्टेंट है। तो हिजनबर्ग ने यही कहा कि एक साथ हम पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। बोर्स ने हमें कहा था नहीं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और ये मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस ऑर्बिटल पे है, ऐसे है वैसे है, ये बोर्स ने बताया था और हमने माना भी था। लेकिन हिजनबर्ग ने कहा कि हम एक ही साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते उसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, लेकिन उसका दोनों नेचर है जो डिब्रोई ने कहा। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया अभी कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, वो कैसे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आए तो बोर्स का जो थ्योरी था वो तो कंप्लीटली फेल्यूर हो चुका है, ठीक है। क्यों? ये दोनों नेचर जब डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जब जाना तो वहीं से क्या है? बोर्स थ्योरी ऑलरेडी फेल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलप हुआ नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके बारे में मैंने बताया। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बोर्स ऑर्बिट है, ठीक है। बोर्स जो हमने पढ़ा था पिछला वाला, ठीक है, बोर्स उसने क्या कहा था कि नहीं सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पार्टिकल नेचर हैं तो वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो बोर्स ने क्या कहा था? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बताया था, नहीं एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन जब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो क्या होगा? यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जब आएगा, ये जो बोर्स ऑर्बिट है, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है यहाँ ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए है, जहाँ पे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ये न्यूक्लियस जो है ये मूव करेगा, ठीक है, रिपल्सन के लिए। एक तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ये भी चेंज होगा। ऊपर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है ये भी चेंज होगा। तो उसके लिए क्या होगा? ये जो ऑर्बिट है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमें किस बारे में बता रहा है? ये डुअल नेचर के बारे में बता रहा है, जो कि वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, ये दोनों के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। वेव नेचर है और
पार्टिकल नेचर है, इसके बारे में हमें बता रहा है। तो अभी तो बोर्स एटॉमिक मॉडल वो फेल हो चुका है, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के दिखने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे एक इक्वेशन आता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। वहाँ पे एक इक्वेशन आता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जो हमें इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, जहाँ पे हम मैक्सिमम हमें मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो ये जो एच है ये एक ऑपरेटर है, ये एच जो है ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है इसे। ये जो साई है ये एक वेव फंक्शन है, साई क्या है, एक वेव फंक्शन है, ठीक है। और ये जो ई है ये एनर्जी है, ठीक है। ई क्या है यहाँ पे, एनर्जी है। तो ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर के बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये इक्वेशन आया कैसे, इसको डिराइव कैसे किया गया, ये सब अभी हमें नहीं पढ़ना है। ये हम जब केमिस्ट्री में मास्टर करेंगे तब हमें ये पढ़ना है, तो अभी इसके अंदर हम नहीं जाते। तो यहाँ पे ये जो साई है ये हमारे काम की चीज़ें हैं, ये साई, ये वेव फंक्शन, ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, कि इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस कहाँ पे हैं, ये वेव फंक्शन हमें बताएगा, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जो कि कन्वर्ट हुआ, जैसे मैंने बताया कि बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे थे, लेकिन जब एलिप्टिकल ऑर्बिट के बात आता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ही पास होगा। जैसे ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे घूम रहा है, तो ये अभी न्यूक्लियस के पास में है, एक पोजीशन के बाद ये दूर में है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अभी हम देखें तो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पास में है, एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर में है, ठीक है। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये सब डिफाइन करता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो यहाँ से डेवलप हुआ क्वांटम नंबर्स का, ठीक है, क्वांटम नंबर्स का, जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट एड्रेस हमें देता है, जहाँ पे ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एंगल क्या है, इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से रोटेट कर रहा है और उसका स्पिन क्या है, ये सब के बारे में हमें कौन बताएगा, क्वांटम नंबर, ठीक है। ये सब के बारे में हमें बताएगा क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी, उसमें हम क्वांटम नंबर के बारे में देखेंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कैसे है, किस स्पिन पे है, किस ऑर्बिटल में है, वो सब हमें पता चलेगा। तो ये जो चैप्टर है इसी में हम इलेक्ट्रॉन ही ढूंढते रह गए। तो सबसे पहले हमने देखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर देखा बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर आ गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो यहाँ पे हमें अभी तक ये चीज़ें पता चली कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के दो नेचर हैं, वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन के और एक पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और उस हिसाब से हम इसको मतलब देखेंगे कि इसके होने के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है।